अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक है, दैट इज स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या होती है? अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द फोर्स दैट चेंज्ड इट्स पोजीशन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो किसी चीज पे फोर्स लगाई है और उसको उसकी जगह से मूव किया है। तो देखिए, एक जो है वो स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आपने क्या किया, एक जगह से स्प्रिंग अटैच है, दूसरी जगह से लूज एंड है। आपने क्या किया, जहाँ से वो स्प्रिंग अटैच नहीं है वहां से आपने स्प्रिंग को पकड़ के उसको पुल किया, उसको खींचा, यानी उसके ऊपर आपने खोद के स्प्रिंग की पोजीशन चेंज कर दी। जैसे ही आपने उसमें से वो फोर्स रिमूव की जिससे इसकी पोजीशन चेंज की थी, तो वो स्प्रिंग जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वापस पीछे चला जाएगा। तो यानी कि वो स्टेबिलिटी शो करता है, वो स्टेबल हो रहा है वापस से, ठीक है। स्टेबल होने का मतलब आसान अल्फाज में कि कोई चीज़ अगर उसकी हालत ख़राब होती है या उसकी कंडीशन चेंज होती है, तो उसके अंदर इतनी ताकत हो कि जब वो जो फोर्स जो उसकी वो कंडीशन चेंज कर रही है, कि जब उस फोर्स को मैं रिमूव कर दूं, तो उस चीज़ के अंदर इतनी ताकत हो कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाओ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि क्या कह सकते हैं, अच्छा, यहीं पे ऊपर पढ़ते हैं, हम इसकी एग्जांपल लेके दे रहे हैं। स्टेबल ऑब्जेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू टॉपल ओवर व्हाइल अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स टॉपल ओवर वेरी इजीली। स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है, जब भी मैं किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो वो चीज की पोजीशन चेंज करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैं उस चीज की पोजीशन मैंने चेंज की, उसके ऊपर एक फोर्स लगाई। अब मैंने क्या किया कि वो फोर्स उस चीज से रिमूव कर दी, मतलब फोर्स जो है वो मैंने हटा दी। जो मैं फोर्स लगा रही थी मैंने फोर्स हटा दी, तो फोर्स हटाने की वजह से वो चीज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अब इसकी वैसी एग्जांपल अगर हम देखें फिजिक्स में, तो आपने स्पोर्ट्स कार देखी होगी, जो रेसिंग कार्स होती हैं, स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो गाड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट तरीके की जो है ना रूट से और टेढ़े मेढ़े रास्तों से, और ऐसे जैसा लगता है जैसे गाड़ी पूरी उल्टी होने वाली। वो उल्टी तरफ से भी जो है वो क्या करती है, घूमती है, लेकिन वो क्या होती है, वो स्टेबल होती है, मतलब वो उल्टी नहीं होती गाड़ी, ठीक है। मतलब जो रेसिंग का अगर एक्सीडेंट हो जाए वो तो अलग चीज होती है कि उस पे आप वो इतना फोर्स लगे कि गाड़ी उलट गई है। लेकिन नॉर्मल जो रेसिंग कार्स वगैरह होते हैं, नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म में जो हमारी रेसिंग्स होती हैं, तो उसमें गाड़ी बहुत उल्टे सीधे रूट्स पे, जैसे बहुत टेढ़े टेढ़े रूट्स पे भी घूमती है, लेकिन उस पे वो गाड़ी उल्टी नहीं हो रही। गाड़ी जो है वो क्या है, स्टेबल है, वो अपनी सेंट्रल पोजीशन पे या वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ही वो अटेन कर रही है खुद के। तो वो उसकी क्या होती है,
स्टेबिलिटी होती है। और वो होता किस वजह से कि मैंने बताया था कि हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है? हर बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास होता है। अब वो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें पता है कि कहाँ एक्ट कर रहा होता है, वो सारा उसका वजन सेंटर ऑफ मास पे जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होता है। तो वो सेंटर ऑफ मास होने की वजह से समझो कि ये गाड़ी है, ये घूमने लगी है, ठीक है? अब गाड़ी की जो यहाँ पे अब ये गाड़ी थोड़ी सी उल्टी होती है, देखा ना कुछ मूवीज में गाड़ी ऐसे थोड़ी उल्टी होती है फिर एकदम से सीधी आके नीचे गिर जाती है ना? वो थोड़े से फोर्स की वजह से एकदम से उठती है, फिर जैसे टेढ़ी होती है, फिर उसके बाद दोबारा धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। वो क्या होता है कि समझो इतनी पोजीशन में उठे, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास, यानी इस पूरी गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इसके सेंटर में, जो कि कहाँ एक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे वो सेंटर है, जो कि कहाँ एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी उठ के वापस अपनी पोजीशन पे यानी वापस ये नीचे गिर जाएगी। तो ये इस गाड़ी की एक समझ लो कि ये इसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स सेंटर ऑफ द मास, ठीक है? इसी तरह कुछ बसेस भी होती हैं कि वो अब ये इसका कोई वो होता है, क्या कहते हैं, अम, हाँ, एक और एग्जाम्पल, बस की एग्जाम्पल छोड़ते हैं, हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जो गाड़ियों की जब टायर चेंज होते हैं, गाड़ियों की क्या होते हैं जब टायर चेंज होते हैं, समझो ये वाली गाड़ी है, इसका टायर चेंज करना है, तो टायर चेंज करते यहाँ पे स्टेफनी लगती है ना? आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, लेकिन एक स्टेफनी करके चीज होती है जो लगती है, जिसकी वजह से टायर को वो उठा देते हैं। तो ये गाड़ी को क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है, यानी कि टेढ़ी हो जाती है। अब वो गाड़ी गिर क्यों नहीं रही? क्योंकि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास था वो तो नीचे एक्ट कर रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम इसका जो मास है वो नीचे एक्ट कर रहा है, और इसका एंगल इतना ज्यादा नहीं है कि गाड़ी पीछे की तरफ गिर जाए। तो मैं इस हद तक गाड़ी को एक साइड से उठा सकती हूँ कि सिर्फ मैं अपना टायर चेंज कर लूँ, और उसकी वो जो सेंटर ऑफ मास की वजह से वो गाड़ी उल्टेगी नहीं, वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे या स्टेबिलिटी पे वापस आ जाएगी। तो एक ये एग्जाम्पल हो गई, ठीक है? हम नीचे फिर चलते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह की चीज होती है? अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की भी टाइप्स होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये मैं यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब क्या हुआ कि आपके पास एक कोन शेप की चीज पड़ी है, ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो एग्जैक्ट सेम चीजें लिखी नहीं है, बस उस टेबल में ये होता है कि जब आप जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दो, तो वो और मतलब उस पर फोर्स लगा, उसकी पोजीशन चेंज कर दो, तो जब आप फोर्स हटाओगे तो वो वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी, तो वो स्टेबल कहलाता है। एक वो आपके पास होता है कि अगर आप उसको भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ऐसी जगह से रिमूव करो कि उसके पर अगर आप फोर्स हटा भी तब भी वो अपनी कंडीशन में ना आए, तो वो क्या होती है ना, अनस्टेबल कंडीशन होती है। और एक ऐसी कंडीशन दे दो कि आप जो है वो क्या करें, उसको ऐसी पोजीशन में रखे कि वो रुके ही ना, वो कंटिन्यूअसली कोई ना कोई मोशन शो करी हो, तो वो न्यूट्रल होता है। अब क्या मतलब है इसका, ये किस तरह से होता है, अब इसको हम समझते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास ये कोन शेप है, ठीक है? अब इसको आपने क्या जहन में लेना है, कॉर्नेटो की कोन ले ली जहन में, ठीक है? कॉर्नेटो आइसक्रीम होती है ना, उसकी कोन मेरे जहन में मैंने ले ली। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि कॉर्नेटो आइसक्रीम थी, अब उसको मैंने उल्टा करके रख दिया, ठीक है? क्या अगर रख दिया, अब उल्टा करने के बाद मैंने फोर्स लगा के थोड़ा सा इसको साइड पे टिल्ट किया, और जब मैंने वहां से फिंगर हटाई, यहाँ पे तुमने पहले फिंगर रखी थी, फिंगर से मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, जैसे ही मैंने फिंगर हटाई तो ये वापस जो है वो नीचे गिर गया। ऐसे ही होता है। क्या किया मैंने, थोड़ा सा इसको मैंने टिल्ट किया था, जैसे ही मैंने फोर्स रिमूव की तो ये वापस गिर जाएगा, तो वापस गिरने के बाद दोबारा इस पोजीशन में आ जाएगा। ये दो नहीं है, ये वो एक ही है, ये बिफोर और ये आफ्टर बनाया हुआ है कि आपने इसको बिफोर मतलब इस तरह टिल्ट किया था तो छोट, तो वो वापस अपनी स्टेबल पोजीशन पे, जिस तरह इनिशियल पोजीशन था उसी पोजीशन पे वापस आ गए,
ठीक है, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, स्टेबल बोला। अब अगर मैं इस कोन को सीधा पकड़ती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट रखती हूँ और उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस कोन को मैंने क्या किया, इस कोन को मैंने जो है वो थोड़ा-सा टेढ़ा किया। अब उसको अगर मैं छोड़ूँगी तो ये क्या अपनी पोज़ीशन पे वैसे वापस करके खड़ा हो जाएगा? तो वापस कभी भी खड़ा नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये उल्टा गिर जाएगा। ये उल्टा क्या करेगा, गिर तक जो है वो क्या है अपनी पोज़ीशन जो ओरिजिनल इसकी पोज़ीशन थी उस पोज़ीशन पे वापस नहीं आ सकता। तो दैट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल। अब न्यूट्रल क्या होता है कि उसी आइसक्रीम के कोन को आप समझो आपने टेबल पे रखा हुआ है ऐसे लिटा के, ये लेटी है आइसक्रीम की कोन, ठीक है? आपने इसको लिटा के रखा। अब आप उसको जो है वो एक साइड से फोर्स जो है ऐसे आपने इसको से समझो कि पुश किया, गोल घुमाया। अब आपने उसको पुश किया, अब आप उसको छोड़ो तो वो गोल-गोल घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती की ऐसे बार-बार आगे पीछे होती रहेगी। तो यानी कि ना वो रुक रही है, ना वो अपनी पोज़ीशन की है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है? देखिए इन तीनों में बातों में यही लिखी हुई है, ठीक है? अब इसमें मेन पॉइंट बताते हैं। अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if when slightly tilted and after releasing it turns to its original position, ठीक है, it turns to its original position, तो ये आपके पास स्टेबल है। अनस्टेबल, अ बॉडी इज अनस्टेबल इफ इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट कैन स्लाइटली रिप्लेस, यानी कि अपनी जो पोजीशन से उससे दूर चली जाती है, तो ये आपके पास अनस्टेबल है। और न्यूट्रल में क्या होता है कि अगर वो अपनी न्यू पोजीशन जो इसको मैंने न्यू पोजीशन दी थी उसी पोजीशन में रहती है, यानी कि कोई अपनी स्टेबल या अनस्टेबल कंडीशन में नहीं आती, तो ये आपके पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल जो मैंने आपको डायग्राम से समझाई वही लिखी है सारी, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब क्या कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। वो 3 तरह से हम कर सकते हैं। एक, बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ द मास। 2, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सपोर्ट, और बाय बोथ। 3 केसेस है, या तो आप उसका सेंटर ऑफ द मास नीचे कर दो, या उसका एरिया ऑफ सपोर्ट ज्यादा कर दो, या दोनों काम करो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एरिया ऑफ द सेंटर ऑफ द लोअरिंग द सेंटर ऑफ द मास का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके पास कोन है, ऐसे कोन रखी हुई थी, ठीक है। अब कोन का जो मास है वो यहाँ पर है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता और आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते, यानी कि यहाँ तक लेके आते, तो क्या होता कि यहाँ पे इसका मास होता, तो वो यहाँ पे से यानी कि ये चीज उल्टी करके गिर जाता। लेकिन इसका अगर मैं थोड़ा सा लोअर रखूंगी, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा भी दूंगी, तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नीचे आराम से आ सकता है, गिरेगा नहीं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सपोर्ट, कि ये जो कोन वाला जो एरिया है, वो अब कोन वाला एरिया क्या है, अगर मैं अब अगर ये वाली जो जगह रखती हूँ तो ये मतलब अगर ये कोना अगर मैं उल्टा करके रखूँ तो फिर स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये जो लंबी वाली साइड है, यानी जो इसमें ज़्यादा एरिया, ये वाली साइड उल्टी करके मैं अगर कोन को रखूँ तो ये आराम से स्टेबल हो सकता है। और बाय बोथ, यानी कि या तो आप दोनों करें कि एरिया भी ज़्यादा दें उसको और उसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे रखें। ठीक, ये जो बातें ये सारी मैंने आपको ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर। अच्छी, इसके बाद आपको जो आता है हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज, ठीक है। सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज किस तरह से होते हैं कि अब ये और ये तो हमने, मुझे नहीं लगता कि आपने भी कहीं भी देखा होगा, बट ये चीज हमने काफी देखी है कार्टून्स में और मूवीज में, बहुत सारी जगहों पे हम ये चीज देखते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि इसको जो है जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आता है, इस पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ से ये जो इसका जो रेड स्पॉट है, इससे अगर मैं इसको हिलाती भी हूँ, तो ये वापस घूम घूम के वापस क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे, यानी ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। सही है। तो एक इस तरह के कुछ टॉयज भी आते हैं जो सेल्फ बैलेंसिंग, उनको इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि देखो, एक तो उनका एरिया भी जो है वो बड़ा है, और दूसरा उनका जो सेंटर ऑफ द मास है वो भी नीचे होता है, तो आराम से वो अपने आप को बैलेंस खुद से कर सकते हैं। तो ऐसे टॉयज को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग टॉयज बोलते हैं। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे
हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।